नीतीश कुमार जी हैं जो शराब बंद कर दिए बिना ब्लूप्रिंट के, जो है बाढ़ पे कैसे नियंत्रण करिए। बिहार का एक तरफ देखिएगा सुखाड़ है तो एक तरफ बाढ़ है। हम सत्ता बदलने नहीं, व्यवस्था बदलने आए हैं। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और अभी हमारी मौजूदगी है हरनौत विधानसभा में। आपको हम लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट दे रहे हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स जुड़ेंगे वो इंजीनियर अशोक कुमार हैं, हरनौत विधानसभा के जनसुराज से भावी प्रत्याशी हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनका तैयारी कैसा है और जनता इनको कितना ज़्यादा पसंद कर रही है, इनका जमीनी तौर पे किस प्रकार पकड़ है। सबसे पहले सर अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर अशोक कुमार सिंह, ग्राम बरा, प्रखंड हरनौत, जिला नालंदा के निवासी हूँ। मैं लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं। 2020 में मैं निर्दलीय चुनाव इसी हरनौत प्रखंड हरनौत विधानसभा से लड़ा था। 2020 में आप निर्दलीय से चुनाव लड़े थे, उस समय किस प्रकार का माहौल था? उस समय माहौल बहुत बढ़िया था। उस समय लड़ने के पीछे एक कारण था। हम उस समय तक जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता था। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड के? हाँ, और जनता दल यूनाइटेड के मेरी पहचान एक हाथ में जनता दल यूनाइटेड का झंडा और दूसरे हाथ में लोगों के काम के पहचान से हम 2015 से लेकर के 20 तक के गुहार लगाते रहे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। श्वासन भी मिलता रहा। 15 में हुआ कि 20 में दे देंगे, और 20 में जब टिकट नहीं दिया गया, पुनः उसी व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो अभी वर्तमान में विधायक हैं यहाँ से, आदरणीय हरि नारायण बाबू को। तो मैं 20 में चुनाव निर्दलीय फाइट कर गया। तो हमारे द्वारा इस क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपया के काम योजना सरकारी लाई गई थी, जो सड़क में है, सिंचाई में है, छठ घाट बना हुआ है, बिजली में है, पुल पुलिया है। और जनता से चूंकि हम ज़्यादा जुड़े हुए रहे यहाँ पर हर दुख सुख में, इसलिए उस चुनाव में जनता हमको बहुत सहयोग किया। लेकिन चुनाव के समय सिंहासन डोला जरूर, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इसी क्षेत्र से है, इसी पंचायत के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार, तो अंततोगत्वा वोट में तब्दील नहीं हुआ। तो उस पहचान से चुनाव हम लड़े और चुनाव हमको लोगों का परिचय कराया। अच्छा, आज इस वक्त मैं जनसुराज का दामन थामा हूं। विगत 8-9 महीना से मैं सक्रिय रूप में कार्य कर रहा हूं उसी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में। एक एक गांव, एक एक कस्बा, हर जाति धर्म के लोग मिलना जुलना, संवाद करना, और हमारी पार्टी का तो मेन उद्देश्य भी यही है कि संवाद करके, जन जागरण करके सत्ता में आना। सत्ता पलटना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जन जागरण करना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना। जैसे प्रशांत किशोर जी कहते हैं, हम जीते ना जीते लेकिन बिहार जीतना चाहिए। एग्जैक्टली, वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। उसी मुहिम में हम लगे हुए हैं। हमारी जीत मात्र से कोई चीज में सुधार नहीं होगी। जीत तो तब होगी कि जब लोगों में सोच बदलेगा। सोच क्या बदलेगा कि वो अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे सके बेहतरीन क्वालिटी के, और बेरोजगार को रोजगार कैसे मिल सके। जब तक इस तरह के सोच नहीं डेवलप होगा लोगों को, तब तक बिहार में बदलाव नहीं आएगा और बिहार नहीं बदल पाएगा।
सत्ता तो परिवर्तन होते आ रहा है, होते भी रहेगा। तो सब सत्ता में जब परिवर्तन होता है तो वो लोग जो सत्तासीन होते हैं उनमें तो बदलाव आ जाता है, लेकिन जनता के बीच में कोई बदलाव नहीं आता है। जो गरीब हैं वो गरीब रह जाते हैं, जो अशिक्षित हैं वो अशिक्षित रह जाते हैं और गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारे पार्टी का है सत्ता परिवर्तन नहीं, लोगों में परिवर्तन लाना। और वो लोगों में परिवर्तन कैसे आएगा? तो लोगों के बीच से संवाद करते हुए, संवाद के माध्यम से जन जागरण करना। जन जागरण के मतलब है जो सोए लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं या शिक्षित लोग भी हैं, उनको समझाना बताना कि भाई एक बार आप अपने बच्चे को देख करके वोट करें कि ये बच्चा आपका शिक्षित कैसे हो। एक बार आप गरीबी से बाहर निकलने के लिए घर में पड़ा हुआ बच्चा बेरोजगार है, उसको रोजगार कैसे मिले, इन विषयों पर आप वोट करो। ये बताते चल रहे हैं हर लोगों पर। हम समझते हैं कि काफ़ी लोग इस विषय को समझ गए हैं कि हमको वोट करना कैसे है। यदि ये लोग, हम मतदाता जो हैं वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं और बहुत ऐसे कास्ट हैं जो कास्ट आधारित पार्टी बन चुकी है, तो वो अपने जाति से तो वोट ले लेते हैं, नीचे जाति वाले अपने जाति को वोट दे देते हैं, लेकिन उनकी जाति के लोग तो अपने परिवार में संलिप्त रहते हैं। पति हैं तो पत्नी को चाहिए, पुत्री को चाहिए, बेटा को चाहिए, दामाद को चाहिए, सास को चाहिए, हर तरह के परिवार ही बनते आ रहे हैं। प्रशांत जी कहते हैं कि डाटा के हिसाब से 1250 परिवार ऐसा है जो आज़ादी से लेके अब तक के उसी खानदान से नेता, मंत्री, विधायक बनते आ रहा है। ऐसा इसलिए कि जात के आधार पर वोट होते जा रहा है। तो जात के आधार पर वोट होगा तो बिहार आज सबसे ज्यादा जातियों के वोट के आधार पर बदनाम है। जाति है, जाति हर जगह है, लेकिन जाति ही एकमात्र सब कुछ नहीं है। इससे ऊपर उठ के वोट करने की आवश्यकता है। इस बार यदि ऊपर उठ के वोट करेगा तो ये बिहार जो जकड़ा हुआ है, मजदूर के फैक्ट्री जो बना हुआ है, उससे वंचित होगा। अशिक्षित है वो शिक्षा ग्रहण करेगा और एक बार धीरे धीरे शिक्षित होकर के बिहार भी एक सुंदर राज्य बनेगा और पूर्व की स्थिति बिहार ले रखेगा। जहाँ खास तौर पर जहाँ आप बैठे हुए हैं, इंटरव्यू हमारे ले रहे हैं, ये नालंदा जो इस पूरे हिंदुस्तान का प्रथम द्वितीय विश्वविद्यालय है, 3 विश्वविद्यालय था यहाँ, नालंदा, विक्रमशिला और एक तक्षशिला तो बढ़ के चाइना पाकिस्तान में चला गया, लेकिन ये तेल्हाड़ा और ये जानते हैं मैनेजमेंट करने जाते हैं विदेशों में। मैं बता दूं आपको कि उस समय में हमारे यहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई होती थी जिसको प्रबंधन कहते हैं, और वो प्रबंधन की पढ़ाई होती थी वो विक्रमशिला में। विक्रमशिला से ही इस यूनिवर्सिटी को प्रबंधन किया जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय को। आप जरा समझिए आज क्या हो गया। आज हमारे यहाँ प्रबंधन की पढ़ाई नहीं होती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं होती है। हमारे आज बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो भी पढ़े लिखे हैं, सब बाहर में जाके मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट का पढ़ाई किया है और बिहार में नहीं पढ़ाई किया है। जबकि बिहार में लोग बाहर के आते थे मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ने के लिए देश विदेश से, और उसकी पढ़ाई विक्रमशिला में है। आप जाइए विक्रमशिला में, उन बातों की उल्लेख किया हुआ दिखा हुआ है, आप पढ़ करके देखिए। तो मैं उस स्थिति को, ये जनसुराज उस स्थिति को लाना चाहता है कि फिर से बिहार एक सुंदर राज्य बने, एक शिक्षित राज्य बने, एक प्रोस्पेरिटी हो यहाँ पर, कि लोगों को रोजगार यहीं मिले। यहाँ से डिप्रेस रोजी रोटी के लिए 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत ना हो। जैसे सर प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि कोई भी नेता अगर आपके क्षेत्र में आते हैं, आपके गांव में आते हैं, आपके घर में आते हैं, तो आप उनसे पूछिए आप अगले 5 साल में मेरे लिए क्या कीजिएगा, ऐसा कहते हैं। अभी देखा जा रहा है कि जनसुराज के द्वारा, JSPT के द्वारा जगह जगह पे कैंप लगाया जा रहा है, PLC कार्ड बनवाया जा रहा है। PLC कार्ड जब हमने पता किया
तो पता चला कि पीएलसी कार्ड के थ्रू से किसी को पेंशन मिलेगा ज़्यादा, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा मिलेगा, मतलब टोटल जो है 20,000 प्रत्येक माह एक पीएलसी कार्ड के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब तो इधर नीतीश कुमार जी हैं जो शराब बंद कर दिए बिना ब्लूप्रिंट के, उसका खामियाजा आप पूरा बिहार जो है भुगत रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है कि आप जो है हर एक घर घर जाके पीएलसी कार्ड बनवा रहे हैं, कैंप लगा के पीएलसी कार्ड बनवा रहे हैं और 20,000 देने का वादा कर रहे हैं? हाँ, आपने सही सवाल किया है। ये ब्लूप्रिंट हमारे पार्टी में प्रशांत किशोर जी के द्वारा पहले ही से बना रखा है और आप देख रहे होंगे कि आज पीएलसी कार्ड बांटा जा रहा है, लेकिन पूर्व में आज 8-9 महीना पहले पीएलसी से पहले 5 काम जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, यही लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग गए हैं कि भाई जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, 5 चीज हो जाएगा। पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा महिलाओं को ऋण, सस्ता ऋण, बुजुर्गों का 2,000 रुपया पेंशन, और जो किसान है, कृषक है, वो खाने वाला खेती नहीं कमाने वाला खेती होगा। ये 5 काम को ले जाएगा। तो आपने यह बात पूछा कि पीएलसी परिवार लाभ कार्ड, परिवार लाभ कार्ड में यही 5 बात का उल्लेख किया हुआ है कि ये सर्वप्रथम शिक्षा है कि 1,000 रुपया आपको 6 बरस से लेके 15 बरस के उम्र तक किसी भी गरीब के परिवार में अगर बच्चे हैं और वो बगल के वर्तमान जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसमें उनके द्वारा छन के बात आई कि बच्चे को पढ़ाई कम खिचड़ी खिला करके भेज दिया जाता है और धीरे धीरे बड़ा होकर के वो मजदूर बन जाता है और दूसरे प्रदेश में जाके रोजी रोटी के लिए काम करने लगता है, पीठ पर बोरा उठाता है। तो हमारे ब्लूप्रिंट में यह है कि उस शिक्षा में 60,000 रुपया सरकार का खर्च हो रहा है, 60,000 करोड़ पूरे बिहार में बजट है। तो वो कोई फ्री में पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो उसमें तो और ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, खिचड़ी खिलाने में खर्च हो रहा है, टीचर की दरमाहा दे रहे हैं, सब में खर्च हो रहा है। हम 1,000 रुपया प्रति बच्चा देते हैं और सरकारी उस गरीब परिवार के भी बच्चा उस अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाए पढ़ने के लिए और शिक्षित हो 10वां क्लास कम से कम पढ़ जाएगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा और उसके बाद ही ना मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर कहीं बन सकता है। तो गरीबी से निकलने का बेस्ट रास्ता है। तो 1,000 रुपया जो आप बोल रहे हैं इस पीएलसी कार्ड में है, हर बच्चे को दिया जाएगा, उससे ज्यादा रुपया खर्च हम ऑलरेडी अभी कर रहे हैं। ये तो सोचने की नजरिया अलग अलग है लोगों का कि सरकारी कार्य जो हो रहा है वो फ्री में मिल रहा है, वो फ्री में नहीं मिल रहा है। उसमें जो 60,000 करोड़ रुपया जो जा रहा है वो किसका रुपया है? उस गरीब का भी रुपया है, जनता का भी पैसा है। नमक भी खरीदता है तो उसका टैक्स जाता है, तो उस बच्चे के माता पिता भी तो नमक खाते हैं, नमक खरीदते हैं, उसका भी तो टैक्स जाता है। जबकि उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं और जिनके बच्चे पढ़ जाते हैं, जो थोड़ा संभ्रांत हैं, जो स्कूल फीस देते हैं, उनके बच्चे पढ़ जाते हैं, मास्टर डॉक्टर बन जाते हैं, वो सब बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो पहली बात आपने बोला ये है। दूसरा 12,000 रुपया जो रोजगार का देने की बात है, प्रति महीना रोजगार देंगे लोगों को। आप बताइए कि 50 लाख से ज्यादा हमारा युवा बाहर में काम कर रहा है, किसी न किसी कल कारखाना में काम कर रहा है, दिल्ली में, गुजरात में, लुधियाना में, हर जगहों पे। तो वो फैक्ट्री के मालिक हो सकता है वहां के लोग हों, लेकिन उसमें कामगार तो हमारे बिहार के ही लोग हैं। तो सब लोग तो एक्सपीरियंस लोग हो चुका है, लेकिन वो वापस जब आता है यहाँ कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसके पास मशीनें नहीं होती, तो हम उसको पूंजी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो वो क्या है कि यहाँ चिप्स भी बना सकता है, नमकीन बना सकता है, जो उस काम सीखा है वहाँ वो काम यहाँ कर सकता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी उसमें रोजगार मिलेगा। और इस तरह से 10-12 हजार रुपया के लिए उसको जाने की जरूरत नहीं, उसको रोजगार यहीं देंगे। उसको सर्विस बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। भाई कैसे आमदनी होगा? खेती से आमदनी हो सकता है, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से आमदनी हो सकता है। इकोनॉमी अगर जाने लोग जो आते हैं विधायक लोग, उनसे पूछे। और सर्विस सेक्टर से एक अंडा बेचता है, फिर टमाटर बेचता है, सब्जी बेचता है, सिंघाड़ा बेचता है, कचौड़ी बेचता है, तो पैसा एक से दूसरे के पास ट्रांसफर होता है, इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं।
सो हमारा नहीं हो रहा। हमारा 14 करोड़ आबादी है, सर्विस सेक्टर से करेंगे, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हम बनाएंगे हम ही उपजाएंगे, हम ही बनाएंगे और हम ही खरीद भी लेंगे उसको। इसलिए हमको बड़ा इंडस्ट्री भी लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक चेन बनाएंगे तो एक चेन बनेगा। ये चेन बनने नहीं दिया गया क्योंकि हमारा पूंजी भी पलायन हुआ। हम बिहारी का मालूम लाखों 1,40,000 करोड़ रुपया हम जमा करते हैं प्रति महीना बैंक में। इस तरह से 18 लाख समथिंग पैसा हमारा जमा हो जाता है बैंकों में। और बैंक का नियम है कि 70% पैसा वापस हम बिहारियों को रोजगार करने के लिए देना चाहिए ऋण पे। हमें की मिलता है कितना? मात्र 40%। और उस 40% में भी 13% ही मूल रूप में यहाँ रह जाता है। बाकी तो पढ़ाई लिखाई के लिए चला जाता है दूसरे प्रदेश में ही। जो बच्चा पढ़ाई के लिए पैसा ले लेता है तो वो दूसरे स्टेट्स में पढ़ाई होता है। हमारे यहाँ तो शैक्षणिक की भी बात नहीं है। बेंगलोर में चला जाता है, दिल्ली में चला जाता है, चेन्नई में पैसा चला जाता है। तो मूल रूप में 13% ही यहाँ रह जाता है। बाकी रुपया जो है गुजरात में फैक्ट्री लगने के लिए चला जाता है, दूसरे जगह पर फैक्ट्री लगने के लिए चला है, दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, हमारे यहाँ नहीं रह जाता है। तो हमारे जो भी पूर्व के नेता हैं, वर्तमान की सरकार है, सरकार में जितने भी सभी लोग सरकार में रहे हैं, चाहे वो अभी के अपोजिशन वाले हों, जो अभी के अपोजिशन है वो 1 साल पहले पोजीशन में थे, और जो अभी पोजीशन में है वो 1 साल पहले अपोजिशन में थे। तो सारे लोग तो सरकार के ही चट्टा बट्टा हैं A to Z। तो सभी लोग थे उसके अंदर में, और सब लोग इस बात पर ताली पीटते थे कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया इस बात को बोलते थे कि बिहारी प्रदेश में किसी भी राज्य में जाता है तो किसी राज्य में दूसरे पर बोझ नहीं बनता, वो दूसरे का बोझ उठाता है। तो ये कोनो शान का विषय नहीं है, ये अपमान का विषय है हम बिहारियों को। क्या हम पैदा हुए हैं दूसरे के बोझ उठाने के लिए मात्र? तो हमारे प्रशांत जी जो सूत्रधार हैं जन सुराज के, ये कहते हैं कि बच्चा बोझ उठाने के लिए नहीं, हम बच्चा के पीठ पर बस्ता देंगे। बस्ता उठाएगा तब गरीबी से बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा पैसा कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए, लेकिन बोझ उठाने के लिए नहीं। उस शान का विषय नहीं, वो अपमान का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोगों का है कि पलायन रुक जाएगा, रोजगार मिलेगा, यहाँ पे महिलाओं की सशक्तिकरण होगी, आप कम दर में जो है उनको ऋण प्रोवाइड कराइएगा, किसानों के लिए बात करते हैं। लेकिन एक मुद्दा जो छूटता है वो है बाढ़ की समस्या। बिहार में हर एक साल बाढ़ की समस्या बनी रहती है, हजारों घर ढह जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एकदम जीरो हो जाती है, जो भी कमाई होती है वो भी जीरो हो जाती है। यदि आपकी सरकार आती है तो आप जो है बाढ़ पे कैसे नियंत्रण करिए? बिहार का एक तरफ देखिएगा सुखाड़ है तो एक तरफ बाढ़ है, इसको कैसे जो है आप लोग देखते हैं? बढ़िया सवाल किया है। हिंदुस्तान के अंदर में जितनी लैंड है उसमें बिहार मात्र 3% है, और 3% में 2 हिस्सा पानी से जगमग्न रहता है, जिसको नॉर्थ बिहार कहते हैं। और वो हिमालय के तराई से जो ऊपर से पानी आता है नेपाल से, जिसके वजह से वो डूबा हुआ रहता है। और उसके बाद का जो पोर्शन है जिसको साउथ बिहार कहते हैं, अब तो साउथ बिहार रहा नहीं, वो तो बट के चला गया झारखंड को, लेकिन जो रह गया है बाकी साउथ बिहार कहते हैं, सुखाड़ है। बीच में हिमालय से निकले हुए बहुत सारी नदियां जो बिहार से क्रॉस करती हैं, खासतौर पर गंगा एक बड़ी नदी है। गंगा नदी पर काफी बांधें बन चुकी है, सिल्टिंग का भी प्रॉब्लम होता है, फरक्का में बंधा हुआ है, नदी का पार्ट चेंज होते जा रहा है। धीरे धीरे जो उपजाऊ जमीन था नॉर्थ में वो सब जो है फ्लडेड होते जा रहा है, चूंकि बालू भरते जा रहा है तो सिल्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है। उसको दूर करने की आवश्यकता है। बहुत प्रयास भी किया गया है लेकिन वो हो नहीं पा रहा तरीके से। और गंगा नदी में जो पानी है उस पानी को लिफ्ट इरिगेशन में कन्वर्ट करने से जो सुखाड़ है वो खत्म हो सकता है। जो पौराणिक
स्ट्रक्चर जो बना हुआ था हम लोगों का सिंचाई का, उसमें सिर्फ पानी होने की जरूरत है। जैसे आप हमारे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 4 नदियां हैं, मुहाने नदी है, नोनाई नदी है, नरहनमा नदी है, चिरैया नदी है। इस सब का स्रोत अंततोगत्वा फल्गु नदी से है और उससे निकलने वाला आप देख रहे होंगे उदेरा स्थान में 3 किलोमीटर उसका चाट में बसावट बट गया कि पानी ना आने के वजह से वहाँ जम गया है और अब बंद कर दिया गया, जिसके वजह से ये डेड हो गया है। सरकार हिम्मत नहीं जुटाई कि या तो हम उसको विस्थापित कर करके फिर से पुनः उसको रिहेबिलिटेट करें, और अगर नहीं विस्थापित करती है तो गंगा के पानी जो अभी देख रहे हैं, अभी आप आए हैं तो यहाँ से उत्तर देखिएगा तो गंगा में पानी होने के वजह से हमारे गांव में 14 मोटर लगा हुआ है पानी उपसने के लिए, एक बांध से बाहर जाने के लिए, क्योंकि धान जो खरीफ की फसल है वो डूबे नहीं, उसको बचाने के लिए लोग यहाँ किसान जो है रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब बातों पर हमारी पार्टी आएगी तो ध्यान देगा। मेरे द्वारा 2 नदी को जोड़ा गया था, जो विभाग का, इसी विभाग इरिगेशन विभाग का अभी जो वर्तमान में वहां मंत्री हैं, उस समय में आदरणीय विजय चौधरी विभाग के, सिंचाई विभाग के मंत्री थे, और आज नहीं रहे स्वर्गीय अरुण बाबू, कोरोना के समय में जो चीफ सेक्रेटरी हुए थे वो प्रधान सचिव थे, वो भी इंजीनियर थे IIT से, और आज कोरोना के वजह से गुजर गए हैं। मैंने स्कीम ले गया था, 20 करोड़ का भी बना हुआ है, चिरैया नदी से मुहाने नदी को जोड़ना। ये फॉर एन एग्जाम्पल एक पायलट बताए थे कि भाई मुहाने में फ्लड होता है, चिरैया नदी में फ्लड नहीं होता है। इधर जो है पानी हमको जरूरत होता है, मुहाने में फ्लड होता है, जो कि फ्लड होने के वजह से एम्बैंकमेंट उसका टूट जाता है, खरीफ फसल हेजार्ड मैनर में टूट करके बर्बाद हो जाती है। क्यों नहीं हम दोनों नदी को जोड़ दें एक शॉर्ट डिस्टेंस पे, और वाइस वर्सा हम इस नदी से उस नदी में पानी लें, मुहाने से चिरैया और चिरैया से मुहाने। दयालपुर एक जगह है चंडी के पास, ये जोड़ा हुआ है, जो वर्तमान में आप जाकर के देख सकते हैं। मुहाने में फ्लड होता है तो चिरैया में स्लुइस गेट से खोलते हैं, पानी चिरैया की ओर बह जाता है, तो एम्बैंकमेंट टूटता भी नहीं है, खरीफ रिलीफ बांटना भी नहीं पड़ता है। और जब कभी कभी मुहाने में पानी नहीं होता है, चिरैया में पानी हो जाता है, तो वहाँ से बंद करते हैं चेक डैम को और पानी लिफ्ट कर ऑटोमेटिकली चलाता है, क्योंकि 0 ग्रेडियंट पर उसको कटिंग करके जोड़ा गया है। तो एवरीथिंग कैन बी डन। डेजर्ट एरिया में इजराइल में इतना बढ़िया खेती हो सकता है, दूसरे जगह जाकर के जो एक्सपोर्ट करता है, तो हमारे यहाँ तो फर्टाइल और उपजाऊ जमीन है बिहार जी, यहाँ तो पानी का कोई कमी नहीं है। इसको प्रबंधन करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। वो पानी को जब रेगुलेट नहीं करेंगे तो अपना रास्ता पानी बनाते चला जाएगा और कोर्स बदलते रहेगा, और इस वजह से लोगों को क्षति होते रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे टीवी पर रोज आता है कि कटाव होकर के ढेर सारा बांध पर बसा हुआ है, उसका घर द्वार बह जाता है पानी में। इसका वजह क्या है कि उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है पानी को लोग। तो काम करने की मनसा हो और उस मनसा में लोगों को, तब तो जाकर के ये काम हो सकता है। तो हमारे पास है, हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऐसा है ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना बिहार का जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, वो बढ़ेगा कैसे? सही बात। एक बार मौका दे जनता तो काम करके दिखाएंगे, फिर दोबारा इन लोगों को मौका मिलेगा ही नहीं, कोई जनता देगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग बिहार बदलने आए हैं, सत्ता में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग इंटरेस्टेड हैं बिहार को बदल के इसकी स्मिता को फिर से वापस लाएं, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और विधि व्यवस्था के क्षेत्र में। अंत में आप अपने विधानसभा के लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूरे बिहार के लोगों को वही बात बोलना चाहेंगे कि इस मुहिम जो जनसुराज के द्वारा चलाया जा रहा है, एक बार जादव, कुर्मी, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कहार ना होकर बिहारी बने
और बिहार के हित में इस मुहिम में, बिहार बदलने की मुहिम में अपने आप को जोड़ें, आहूत करें और बैग छाप पर वोट कर करके बिहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। यही मेरा बिहार के वासियों से अपील होगा। चलिए, आपने सुना किस प्रकार इन्होंने कहा हम सत्ता बदलने नहीं, व्यवस्था बदलने आए हैं। इन्होंने कहा जाति से उठकर आप एक बार जनसुराज को वोट करें। इनके पास अच्छा खासा प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट है। जैसे हमने इनसे सवाल किया बाढ़ के ऊपर, हमने इनसे सवाल किया रोजगार के ऊपर, पलायन के ऊपर, इन्होंने बहुत बखूबी से उस चीज़ को समझाया। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अपना नालंदा, और कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक। धन्यवाद।